हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 में बायोलॉजी में आज का टॉपिक है आपका फिनाइल कीटोन्यूरिया। अब ये होता क्या है, हमारा टॉपिक इसके पहले आपको बताया था आलिंग सूत्री आनुवंशिक विकार, यानी ऐसे विकार जो जिनका संबंध किसी प्रकार के लिंग से नहीं है। समझ में आया? और ये जीन्स की अनियमितताओं के कारण, यानी प्रभावी अप्रभावी के कारण उत्पन्न होने वाले डिसऑर्डर हैं, यानी विकार हैं, जिसमें से आपको पहला दांत कोशिका अरक्तता यानी स्किल सेल एनीमिया बता चुके थे। उसी क्रम में आज हम आपको बताएंगे फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया ये किस कारण होता है और इसके हो जाने से क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं या मानव में क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए देखते हैं। यह रोग एक अप्रभावी जीन के कारण होता है। अप्रभावी और प्रभावी, यानी प्रभावी और अप्रभावी हम आपको बहुत बार बता चुके हैं, फिर भी एक बार बता रहे हैं। प्रभावी वो जीन्स या वे लक्षण होते हैं जो अपने को व्यक्त कर पाते हैं या प्रदर्शित कर पाते हैं, और अप्रभावी लक्षण अप्रभावी जीन वे जीन होते हैं जो अपने को व्यक्त नहीं कर पाता है, अपने को प्रदर्शित नहीं कर पाता है। जिस प्रकार से मेंडल के प्रभाविता के नियम में शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना में शुद्ध लंबा जो है प्रभावी है और शुद्ध बौना अप्रभावी है, यानी यौवन पीढ़ी में दोनों का क्रॉस कराने से लंबे के लक्षण उत्पन्न होते हैं, इसलिए लंबा अपने को व्यक्त कर पाता है, प्रदर्शित कर पाता है। तो आई होप आपको प्रभावी अप्रभावी समझ में आया होगा। तो इसका सबसे बड़ा कारण है फिनाइल कीटोन्यूरिया होने का, क्योंकि यह फिनाइल कीटोन्यूरिया एक अलिंग सूत्री आनुवंशिक विकार है, यानी जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसे आप नॉर्मल भाषा में रोग कह सकते हो। तो और इसका कारण है होने का अप्रभावी जीन के कारण होता है। और इस लक्षण का अध्ययन सर्वप्रथम सर आर्चिबाल्ड गैरड ने किया था, यानी इस रोग का सबसे पहले जो पता है वो सर आर्चिबाल्ड गैरड जी ने किया था। तो ऊपर तो 2 लाइन नॉर्मल हो गई कि ये जो फिनाइल कीटोन्यूरिया रोग है, ये रोग अप्रभावी जीन के कारण होता है, और इस रोग का सर्वप्रथम अध्ययन सर आर्चिबाल्ड गैरड ने किया था। आइए अब इस रोग के बारे में आपको थोड़ा बताते हैं, जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा। देखिए, हमारे द्वारा शरीर में बहुत सारी ऊर्जा की आवश्यकता होती है हमारे शरीर में, और हम उस ऊर्जा की पूर्ति के लिए भोजन को ग्रहण करते हैं, और वो भोजन हमारे शरीर में अनेक उपापचय क्रियाएं व रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से, यानी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज एंड केमिकल एक्टिविटीज के माध्यम से भोजन आसानी से पचता है। तो उसी क्रम में जो उपापचय क्रियाएं होती हैं उनमें क्या है कि बहुत सारे एंजाइम्स की आवश्यकता होती है, क्योंकि एंजाइम्स की उपस्थिति नहीं होगी तो वो उपापचय क्रियाएं पूर्ण नहीं हो पाएंगी। तो इसी प्रकार क्या है कि एक नया शब्द आता है यहाँ पर, फिनाइल एलैनिन एमीन अम्ल या फिनाइल एलैनिन एमिनो अम्ल। तो क्या होता है कि फिनाइल एलैनिन एमिनो अम्ल का उपयोग अनेक उपापचय पथ में होता है, यानी उपापचय जो क्रियाएं होती हैं उस रास्ते में होता है। प्रत्येक पथ में जो है अनेक एंजाइम्स कार्य करते हैं, क्योंकि उस उपापचय की क्रिया को होने में कई सारे एंजाइम्स जो है पूरी रास्ते में, क्योंकि हम डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र पढ़ कर के आते हैं, तो उसमें बताया जाता है कि कौन सा भोजन कहाँ कहाँ पचता है और कौन सा जो है पाचक रस किस स्थान पर भोजन में मिलता है। तो उसी पाचक जो पथ है या उपापचयी जो पथ है, उस पथ में अनेक एंजाइम कार्य करते हैं।
तो उनमें से अगर कोई भी एंजाइम का निर्माण ना हो या निर्माण ना होने की दशा में क्या होता है कि वो पथ यानी वो उपापचय की क्रिया, वो उपापचय का पथ पूर्ण नहीं हो पाता है और पूर्ण ना हो पाने से कोई विकार या रोग उत्पन्न हो जाता है। तो वही आपका रोग है जो फिनाइल एलेनिन अमीनो अम्ल के उपयोग से अनेक उपापचय पथ में होता है। तो उसी में से एक रोग आएगा जिसे हम फिनाइल कीटोन्यूरिया कहते हैं, यानी वो हार्मोन्स नहीं बन पाता है। तो आइए समझते हैं, बहुत ही 4 लाइनों में आपको समझना है और बहुत ही आसान है कि एक अप्रभावी जीन के कारण फिनाइल एलेनिन से टायरोसिन के निर्माण के लिए आवश्यक एंजाइम का निर्माण नहीं हो पाता। पहली लाइन इंपॉर्टेंट है कि सबसे बड़ा इसका कारण बनता है प्रभावी जीन, यानी बड़ा कारण जो बनता है वो अप्रभावी जीन बनता है। यानी अप्रभावी जीन के कारण क्या होता है कि जो फिनाइल एलेनिन से टायरोसिन का निर्माण होना है, क्योंकि जो सामान्य प्रोसेस है हमारे उपापचय के पथ में, उसमें फिनाइल एलेनिन अमीनो अम्ल से या फिनाइल एलेनिन से टायरोसिन का निर्माण होता है। समझ रहे हो? तो टायरोसिन के निर्माण में यानी इसके निर्माण के लिए जिस एंजाइम की आवश्यकता होती है वो एंजाइम का निर्माण नहीं हो पाता है, और वो भी किसके कारण? अप्रभावी जीन के कारण। जिससे क्या होता है कि रुधिर में यानी जो हमारे शरीर में ब्लड है उसमें फिनाइल एलेनिन की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है। यानी इससे जो है टायरोसिन बनना था, तो टायरोसिन में जब एंजाइम जिसकी आवश्यकता थी वो नहीं मिला तो टायरोसिन नहीं बना, जिसके कारण फिनाइल एलेनिन की मात्रा हमारे ब्लड में बढ़ गई और फिनाइल एलेनिन का जो स्रावण है वो मूत्र में भी होने लगता है। यानी इसकी मात्रा जब रुधिर में बढ़ गई तो रुधिर में मात्रा बढ़ने के कारण ये जो है हमारे मूत्र के माध्यम से शरीर से उत्सर्जित होने लगता है। इस अवस्था को फिनाइल कीटोन्यूरिया या PKU कहते हैं। यानी इसको शॉर्ट में P से फिनाइल, K से कीटो और U से न्यूरिया होता है, N साइलेंट बताया यहाँ पर शॉर्ट में। तो समझ में आया कि जो फिनाइल कीटोन्यूरिया है इसमें एक अप्रभावी जीन के कारण फिनाइल एलेनिन अमीनो अम्ल से टायरोसिन का निर्माण होने के लिए आवश्यक एंजाइम का निर्माण नहीं हो पाता है। तो उस आवश्यक एंजाइम्स के निर्माण ना हो पाने के कारण फिनाइल एलेनिन की मात्रा रुधिर में बढ़ जाती है, जिसके कारण रुधिर में फिनाइल एलेनिन का स्रावण प्रारंभ हो जाता है। तो इस रोग को यानी इस अवस्था को फिनाइल कीटोन्यूरिया या PKU कहते हैं। तो बहुत ही आसान था, क्योंकि हमारे शरीर में जो है फिनाइल एलेनिन अमीनो अम्ल का उपयोग जो है अनेक उपापचय की क्रियाओं में या अनेक उपापचय पथ में होता है। तो प्रत्येक पथ में जो है एंजाइम्स भाग लेते हैं उपापचय पथ को पूर्ण करने के लिए, और जब उस उपापचय पथ में जो है एंजाइम किसी भी एक एंजाइम यानी किसी भी एक एंजाइम जितने भी एंजाइम्स भाग लेते हैं उनमें से कोई एक भी एंजाइम अगर निर्मित नहीं हो पाता है का निर्माण नहीं हो पाता है तो फिनाइल एलेनिन से टायरोसिन नहीं बन पाएगा। जब टायरोसिन नहीं बन पाएगा तो रुधिर में फिनाइल एलेनिन की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, और ये मात्रा अधिक होने के कारण मूत्र के साथ उत्सर्जित या स्रावित होना प्रारंभ हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा कि व्यक्ति फिनाइल कीटोन्यूरिया या PKU से डिसऑर्डर से ग्रसित हो जाएगा। इसके बाद अब देखते हैं कि फिनाइल कीटोन्यूरिया जब हो जाता है तो मानव में इसका क्या प्रभाव पड़ता है, यानी क्या इसका जो है लक्षण है
तो दो लक्षण लिखे गए हैं, आप इन्हीं दो में समझ लोगे। ऐसे बालकों में मस्तिष्क अल्प विकसित, यानी फिनाइल कीटोन्यूरिया से ग्रसित जो बालक होंगे उनका मस्तिष्क अल्प विकसित हो जाएगा, अर्थात वो बुद्धू की श्रेणी में आएंगे, यानी मूर्ख कहलाएंगे। इसके साथ ही बुद्धि लब्धि यानी जो IQ है, इंटेलिजेंट कोएफिशिएंट है, उसका जो लेवल है वो 20 से कम हो जाएगा, क्योंकि आप हमारे मनोविज्ञान में बुद्धि के कई स्तर बताए गए हैं। तो उस बुद्धि के स्तर में ये सबसे कम बुद्धि स्तर वाला यानी सबसे कम स्तर है, क्योंकि जिसकी IQ 100 होती है यानी 100, वो सामान्य में होता है यानी औसत में होता है, और उससे जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं वो व्यक्ति प्रतिभाशाली, कुशाग्र बुद्धि, इस प्रकार से होता जाता है। तो यहाँ पर जो IQ होगी फिनाइल कीटोन्यूरिया से ग्रसित बालकों की जो इंटेलिजेंट होगी, IQ जो होगी, बुद्धि का स्तर होगा वो 20 से कम होगा, अर्थात वो बालक जो है उनमें मस्तिष्क कम विकसित होगा और बुद्धि का विकास नहीं हो पाएगा, जिसके कारण वो बालक मूर्ख या इडियट कहलाते हैं, यानी फुलिश कहलाएंगे। तो ये फिनाइल कीटोन्यूरिया का लक्षण है। अब जो चीज अभी हम थ्योरी में आपको 4 लाइनों में बताई है, वही यहाँ पर 2 ये रिएक्शंस में समझ लेते हैं। देखिए क्या है कि ये फिनाइल एलेनीन है, जिससे क्या था कि टायरोसिन का निर्माण होना था, ठीक है। यानी जनरली फिनाइल एलेनीन से टायरोसिन का निर्माण होता है, परंतु क्या है कि इसके निर्माण के लिए यानी टायरोसिन प्रोटीन फिनाइल एलेनीन से टायरोसिन के निर्माण प्रोटीन कार्य करती है और उसके साथ में एंजाइम्स कार्य करते हैं। जैसा कि आपको बताया कि फिनाइल एलेनीन से टायरोसिन के निर्माण में आवश्यक एंजाइम का निर्माण नहीं हो पाता है, जिसके कारण टायरोसिन निर्मित नहीं हो पाएगी, फिनाइल एलेनीन की मात्रा बढ़ जाएगी। तो वही चीज है यहाँ पर इस समीकरण में कि फिनाइल एलेनीन से टायरोसिन के निर्माण के लिए एंजाइम्स की आवश्यकता थी, तो ये हाफ एरो लगाए गए हैं, इधर भी हाफ एरो, कि इससे निर्माण के लिए इसके निर्माण में यानी इससे इसके निर्माण में एंजाइम्स जो बनना था वो नहीं बनता है, जो निर्मित नहीं होता है। किस कारण? बाई जीन। ये इसी के साथ है बाई जीन यानी अप्रभावी जीन के द्वारा, यानी अप्रभावी जीन के कारण फिनाइल एलेनीन से टायरोसिन के बनने में एंजाइम्स निर्माण नहीं होता है। हाफ एरो